चलिए तो बेटा डिस्कस करना है सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। थोड़ा पिछला जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको भी ब्रीफ कर दूंगा पहले, क्योंकि बीच में वो इंडिपेंडेंस डे आ गया, थोड़ा गैप लंबा हो गया, इसलिए तो पुराना भी एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। तो सिंपल जो माइक्रोस्कोप है ना, उसमें बेटा सिंगल लेंस लगता है। देखा होगा आपने शायद स्कूल में। ये तो पड़ी है आपकी स्लाइड ऊपर की तरफ, ये जो जहां पे कर्सर है अभी लेजर वाला, ये स्लाइड पड़ी है बेटा। यहाँ पे सिंगल लेंस होता है, बस एक कॉन्वेक्स लेंस। ये नीचे लेंस नहीं है, ये तो ना एक मिरर है, क्योंकि जो लाइट है ना वो डालनी है हमने स्लाइड के ऊपर, तो लाइट का सोर्स है बेसिकली नीचे। तो बेटा चलिए, तो इसके बाद अपने पास अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने आज डिस्कस करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना दो लेंस लगते हैं बेटा। उस दिन हमने एक डिस्कस किया था, दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारा उस दिन वाला भी। और इसमें दो लेंस लगेंगे। जो नीचे की तरफ होता है, जो स्लाइड वाले साइड पे है ना, उसको तो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। थोड़ा सा डिम सा लिखा हुआ है, शायद आपसे पढ़ा ना जाए, मैं बोल के बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जो स्लाइड वाली साइड पे होता है। जिधर से हम देखते हैं ऊपर से, उसको बेटा बोलते हैं आई पीस। नीचे वाले को ऑब्जेक्टिव, ऊपर वाले को आई पीस। चलो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। और सिंपल माइक्रोस्कोप लास्ट टाइम करवा चुका हूं, बट रिपीट कर दूंगा क्योंकि गैप आ गया बीच में 5 दिन का। रफली 5 डेज पहले लेक्चर हुआ था, थर्सडे को। चलिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप पहले रिपीट कर रहा हूँ बेटा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के पीछे जो कॉन्सेप्ट था, हमें अपनी आई पे जो एंगल सबटेंडेड है ना, वो इम्प्रूव अपॉन करना होता है। ये नीचे तो एक मिरर है जो लाइट को इधर को थ्रो करेगा, रिफ्लेक्ट करके इधर को भेजेगा। यहाँ पे स्लाइड रखेंगे, ऊपर एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, सिंगल लेंस से बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ना बेस्ट मतलब मोस्ट क्लियर देखना चाहते हैं, तो फिर हम उसको ना आई के जितना पास ला सकते हैं लाते रहे। तो अल्टीमेटली एक डिस्टेंस ऐसा था कि उससे और पास नहीं जा सकते। उसके बाद फिर ना लेंस का जो फोकल लेंथ है, उसमें और आगे चेंज नहीं आ सकता। तो फिर अगर मैं इस एरो को और आगे ले आऊं, तो फिर ये फोकस नहीं हो पाएगा, आई उसको फोकस नहीं कर पाएगी। तो हम इसको ला सकते हैं क्लोजेस्ट टू द आई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक आ सकता है पास में। उस टाइम जो एंगल सबटेंड हुआ आई पे, वो एंगल था अल्फा। और ये डिस्टेंस हमने लिखा था कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV, विच वाज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और जो एंगल आई पे बनाया ऑब्जेक्ट ने, उसको हमने लिखा था अल्फा। अभी लेंस वगैरह कोई यूज नहीं किया। तो जो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो आपको अलाउ करता है, जब यहाँ पे लेंस आ जाएगा ना बीच में बेटा, मैंने बोला कि अगर मैं इसको पास में ले आऊं और नजदीक, तो आई इसको फोकस नहीं कर पाएगी, क्योंकि आई का जो लेंस है ना, उसका पावर जितना था मैक्सिमम बन गया। अब वो इस ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाएगी। तो हमें पावर को बढ़ाना है, ताकि अगर ऑब्जेक्ट को और पास ला सके, ये एंगल अल्फा और बड़ा हो सके। अगर बेटा ये इधर को आएगा ना, तो एंगल अल्फा की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, है ना। तो हम लेकिन उसको फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उसको फोकस करना है अगर नजदीक लाने पे भी, तो हमें एक कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ी थी। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी क्लोजर आ सकता है। चलिए ले आए। अब रे डायग्राम उस दिन जो ड्रॉ किया था हमने, उसमें एक रे जो इस ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकली, उसको हमने स्ट्रेट निकाल दिया था। वो नहीं बेंड होगी, नहीं मुड़ेगी। और जो रे जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आप जानते हैं फोकस में से क्रॉस करनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये फोकस और लेंस के बीच में समवेयर पड़ा है। तो इतने डिस्टेंस पे अगर मैं इधर एक फोकस मार्क कर लूं, तो ये रे फोकस में से पास कर देनी है, जो सेंटर में से गई वो सीधी निकल जाएगी। ये दोनों अब डाइवर्जिंग रेज हैं, राइट हैंड साइड पे नहीं मिलेंगी। लेकिन इनको अगर पीछे को एक्सटेंड कर दें,
तो फिर ये मिलेंगी यहाँ पे। और जो इमेज है फाइनल, हमें ना इस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है आगे पीछे करके, ताकि इमेज फिर से 25 सेंटीमीटर पे ही बन जाए। इमेज वही बनना चाहिए, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सही दिखता है ना, इसके और पास तो ठीक नहीं दिखता। तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज 25 सेंटीमीटर पे बना देगा। तो उससे हुआ क्या, जो एंगल पहले अल्फा मिल रहा था हमें, वो एंगल अब बीटा हो गया, बड़ा हो गया पहले से। और ये एंगल बीटा अल्फा से कितने टाइम्स बड़ा हो गया, उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो कुछ पॉइंट्स मार्क करने थे। इसको हमने ऑब्जेक्ट को ए बी लिख दिया था, इमेज को ए डैश बी डैश। और जब ये ऑब्जेक्ट बिना लेंस के हम देख रहे थे, विदाउट लेंस, तब यहाँ पड़ा था खुद से ऑब्जेक्ट, तब ये एंगल बना रहा था अल्फा। इसको हमने लिखा था ए डैश बी वन। चलिए, ये जो पुराना जो पिछला टॉपिक हो चुका है बेटा, ये उसी का रेपिटेशन है। हो सकता आप में से किसी बच्चे ने नहीं अटेंड किया हो, तो वीडियो को ना बेटा मैं डाल दूंगा बाद में यूट्यूब पे। जो बच्चे मेंटर्स के हैं वो देख पाएंगे, बाहर वाले बच्चे नहीं देख पाएंगे, आप लोग देख पाओगे। तो रे डायग्राम जो है ऐसे ही आपको बेटा बनाना है, अगर किसी ने नहीं किया पहले तो। अब मैग्नीफाइंग पावर बात बता रहा था मैं, कि बीटा एंगल जो हमें लेंस के थ्रू मिला, उसका रेशो जब एंगल जो था, जब लेंस नहीं था प्रेजेंट, तब हमें कितना एंगल मिला, इस रेशो को ही बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन एंगल्स छोटे थे, तो हमने अल्फा को tan अल्फा से रिप्लेस किया था, बीटा को tan बीटा से कर दिया था। तो m का जो वैल्यू है वो tan बीटा बाय tan अल्फा। छोटे एंगल इसलिए हमने तो डायग्राम बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया ना। हम लेंस से, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो आपकी रिस्ट वॉच होती है उसके पार्ट्स देखने के लिए हम लेंस यूज कर सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। या फिर जो कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है बहुत, उसको स्टडी करने के लिए, राइट। तो इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ये तो हमने रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इतने बड़े बना दिए। ये बीटा अल्फा एंगल बहुत छोटे हैं, छोटे एंगल है तो एंगल को कोरस्पॉन्डिंग tan से रिप्लेस कर सकते हैं। tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बेस सी ए डैश, और tan अल्फा की वैल्यू भी यहीं से, छोटे ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर ए डैश बी वन और बेस सी ए डैश। सी ए डैश कैंसिल, बचा आपके पास ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी वन। बट ये और ये एक ही चीज है, तो इसको आप ए बी भी लिख सकते हैं। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, सी ए बी, एंगल बीटा कॉमन, सी ए डैश बी डैश, और ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में 90-90 है, तो ये ट्रायंगल्स है सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है सेम, तो सी ए डैश अपॉन सी ए लिख सकते हैं। जो रेशो ए डैश बी डैश का ए बी के साथ है, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, वही रेशो सी ए डैश अपॉन सी ए का होगा, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल। अब जो सी ए डैश है वो है इमेज डिस्टेंस, जिसको हमने डी लिखा है 25 सेंटीमीटर। लेकिन जो रेज ऑफ लाइट है जिधर को जा रही है, उससे उल्टा मेजर करेंगे तो उसका साइन लिखना होता है माइनस। तो ये हो गया माइनस डी। और सी ए जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जिसको हम यू लिखते हैं, वो हुआ माइनस यू। माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, डी बाई यू। और ये डी बाई यू की वैल्यू हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करके निकाली थी। लेंस फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/-u प्लस 1/v। तो लेंस अगर कॉन्वेक्स हो, यानी कन्वर्जिंग लेंस हो, तो फोकल लेंथ का साइन तो होता है पॉजिटिव। लेकिन u भी लेफ्ट को मेजर हुआ, v भी लेफ्ट को मेजर हुआ, इनके साइन बेटा नेगेटिव नेगेटिव आएंगे। तो f को हमने लिख दिया था प्लस f, u की जगह लिखा था माइनस u, और v की जगह लिखा था इक्वल टू माइनस डी। अब इसके बाद एक स्टेप और था, ये जो 1/-d था, इसको अगर हम लेफ्ट पे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस माइनस प्लस हो ही गया। हमें d/u निकालना है यहां से, तो पूरी इक्वेशन को ना d से मल्टीप्लाई कर,
तो डी बाय डी तो हो गया 1, और ये वाला डी बाय यू जो है ये इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर, और इधर डी बाय एफ। तो इक्वेशन 1 में इसकी जगह बेटा m पुट कर दो, आंसर आ गया m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था। तो जिन्होंने नहीं किया है अभी बेटा वो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, डाउट है किसी बच्चे का? मनसिमरन सर, कैन वी टेक ए बी सी ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल्स एट फर्स्ट स्टेप? हाँ ले सकते हैं बेटा, कर सकते कर सकते। अर्पिता का क्वेश्चन है कि m और स्मॉल m में क्या फर्क है? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, ये काफी बच्चों का डाउट होता है। कैपिटल M और स्मॉल m में क्या डिफरेंस है? मैं लिख देता हूं, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m। बेटा है तो दोनों मैग्निफिकेशंस ही है दोनों मैग्निफिकेशंस। m जो है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और इसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कैन बी एनी वैल्यू। रीजन बीइंग कि हमें ना बेटा जो इमेज है वो कितने साइज का बनेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, वो v और u पे डिपेंड करता है। तो m का वैल्यू नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, रियल वर्चुअल काफी कुछ है बेटा। जो कैपिटल M है उसको हम अलग नाम देते हैं, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। इसकी जो वैल्यू है ना वो फिक्स्ड होती है फॉर अ गिवन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई। बेटा हमारी आई का एक लिमिटेशन है ना कि 25 सेंटीमीटर से अगर इमेज और पास बना तो हम उसको फोकस नहीं कर पाएंगे। यही यही मीनिंग है बेटा, नीचे कर देता हूँ। जो कैपिटल M है ना, है तो वो भी मैग्निफिकेशन ही है, तो लेकिन ये वो मैग्निफिकेशन है जो ह्यूमन आई को ना नजर आ जाएगी, फोकस कर पाएगी, उसको हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं दोनों सेम ही है। रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश इमेज है ना बेटा, और ए बी ऑब्जेक्ट है तो वही रेशियो है ये भी। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को और पास ले आऊं ना राइट हैंड साइड को, बीटा एंगल और बड़ा भी हो जाएगा, पर ये इमेज भी और बड़ा आएगा और पास में आ जाएगा। पास में आ जाएगा तो m का वैल्यू तो है यहाँ भी, मैग्निफिकेशन और ज्यादा हो गई है पहले से, बट हमारी आई उसको फोकस नहीं कर पाएगी। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो भी मैग्निफिकेशन है, लेकिन कितनी मैग्निफिकेशन मैक्सिमम ह्यूमन आई देख पाएगी, फोकस कर पाएगी, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। होप के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ जी। सुखमन का है, इन नोट्स देयर इज स्मॉल m रिटन। बेटा कैपिटल M कर दो बेटा, जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको कैपिटल M से लिखना। हाँ डी का वैल्यू बेटा हर बार 25 सेंटीमीटर, क्योंकि डी ह्यूमन आई की बात हो रही है ना, तो ह्यूमन आई के लिए डी को 25 पुट कर देंगे। स्टेट में क्वेश्चन में दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया आप अपने पास से भी 25 लिख सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा। अच्छा ये नोट डाउन कर लो बेटा, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। एक्स्ट्रा इंक रिमूव कर दे पहले। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है पहले इस पे बेस्ड, उस दिन क्वेश्चन हमने नहीं किए, पहले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, थोड़े से सिंपल से ही, ज्यादा पंगा नहीं है। आपकी बुकलेट में ना न्यूमेरिकल नंबर, जो न्यूमेरिकल असाइनमेंट है उसमें 14th क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आप जरा करके निकाल के बताइए आंसर क्या आता है आपका। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास जिसकी मैग्नीफाइंग पावर है 51। फोकल लेंथ निकालो बेटा, सॉल्व कर दो, हो जाएगा आपसे। बहुत सिंपल है देखो,
अभी लिखा ना हमने 1 प्लस डी बाय एफ इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर। यूनिट ऑलरेडी सही लिखे हुए हैं, डी 25 सेंटीमीटर 25 फुट कर दो, एम का वैल्यू आपको 51 गिवन है। बस फिजिक्स तो इतना ही है बेटा, बाकी तो सॉल्व करना है। दैट इज सो कॉल्ड योर मैथमेटिकल स्किल्स, इतना जल्दी कर पाते हैं। हाँ, आंसर मेरा पहले 1/f आएगा, बाद में उल्टा कर लेना उसको बेटा। कईयों ने 2 आंसर निकाल दिए गलती से। हाँ, 2 नहीं आना था बेटा, 0.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, किसी एग्जाम में आ चुका, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं है, मध्य प्रदेश का एग्जाम था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। चैट बॉक्स में फटाफट लिखेंगे, आंसर लिखो चैट बॉक्स में बस। ठीक है ठीक है ठीक है, जय, तृप्ति, जैसनी, विभू, अर्पिता, खुशी, इशिता, सरबजीत, सबका ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। श्रेया बेटा, नहीं नहीं नहीं, श्रेया गलत हो गया, श्रेया बेटा गलत हो गया। हाँ जी, शांत ठीक है, तनिषा का ठीक है बेटा। चलो बहुत इजी था, बहुत इजी था। श्रेया बेटा फर्स्ट ऑप्शन, m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज मैक्सिमम। कौन से कलर के लिए मैग्नीफाइंग पावर सबसे ज्यादा होगी? सोचो 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 सोचो, कोई बात नहीं है। चलो मिक्स आंसर आ गए, इसका मतलब ना डाउट है। चलो देखते हैं क्या इशू है। देखो, मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जो लेंस है ना, वो एक तरह से प्रिज्म की तरह काम करता है। लेंस एक्ट्स एज अ प्रिज्म। तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे कम होता है, तो रेड कलर सबसे कम बैंड होता है, तो रेड कलर यहाँ पे जाके फोकस होगा। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, तो वो सबसे ज्यादा बैंड भी होता है, तो वायलेट कलर यहाँ पे फोकस होगा। वायलेट कलर नजदीक फोकस होता है, रेड कलर दूर फोकस होता है। यानी फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर इज लेसर देन फोकल लेंथ ऑफ फॉर रेड कलर। अब आपने देखा कि जो फॉर्मूला है ना 1 प्लस डी बाई एफ, इसमें फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में है, तो कम फोकल लेंथ होगी तो ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर आएगी, इसलिए सही ऑप्शन है वायलेट। चलिए होप क्लियर हो गया होगा। हाँ जी हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को। चलो नाइस, ओके। चलिए एक बार जरा एक्स्ट्रा इनको हटा दें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें इजी था। ओके, अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड इफ वी यूज आईपीस ऑफ। हाँ जी, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, सभी ने आंसर ठीक दे दिया, सभी का ठीक है। मयांक, युक्ति, दिशा, तनिषा, मन सिमरन, मन सिमरन गलत हो गया बेटा आपका, मन सिमरन गलत हो गया। श्यांक, तृप्ति, हरनूर, सबका ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो वही फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ, फोकल लेंथ जितना छोटा होगा उतना बेटर आंसर आएगा। चलिए डन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो ह्यूमन आई देख सकती है, उसी को बोला हमने बेटा मैग्नीफाइंग पावर, राइट। तो वो एक कॉन्वेक्स लेंस जो है जिसकी फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, वो कितनी हो सकती है? निकाल के बताओ बेटा, ऑप्शन, ऑप्शन दूं? चलो लो जी ऑप्शंस। एक लाइन क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन क्वेश्चन, ओनली वन लाइन क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तनिष्का, जय, वीना, मन सिमरन, युक्ति, सबका ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। प्रतिम, दिशा, तनिषा, करेक्ट बेटा, ऑल करेक्ट।
चलिए, अर्पिता सिंह बेटा ठीक है आपका भी, खुशी वर्मा, तृप्ति, ऑल करेक्ट बेटा। चलिए ठीक है, फिर दैट मीन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 11 आंसर आएगा बेटा, वेरी गुड। चलिए, अब आज का टॉपिक है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसे मैंने बताया 2 लेंस लगेंगे। पहले जो लाइट है वो एक ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू क्रॉस करती है, जो ऑब्जेक्ट की साइड पे होता है। ऑब्जेक्ट अपना स्लाइड है ना, तो स्लाइड वाले साइड में जो लेंस है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसके बाद ये यहाँ पे ना एक एंगल दिया होता है ताकि जो देखने वाला बंदा है ना वो थोड़ा सा मतलब बैठ के देख सके। कुछ में ये सीधा ऊपर भी होता है, तो फिर खड़े होकर देखना पड़ेगा, इतना फर्क है। तो ये लाइट बाद में ऐसे हो जाती है बेटा, इधर को बेंड हो जाएगी, उसके लिए यहाँ पे सूटेबल अरेंजमेंट किया हुआ है। एनीवे, तो सीधी भी होती कई बार यहाँ से। और ये जो दूसरा लेंस है जिसमें आपने आई प्लेस करनी है उसको बेटा बोलेंगे आई पीस। ऑब्जेक्टिव, आई पीस। ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑब्जेक्ट वाली साइड पे और आई पीस रहेगा इमेज वाली साइड पे, जिधर आपने देखना है। फाइनल इमेज यहाँ से देखना है। ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना आपने। अब मैं आपको ना एक छोटा सा पॉइंट जो है क्लास 10th में आपने पढ़ा था, पहले वो समझा दूं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो करता क्या है exactly? देखो, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। ये अपनी हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। क्लास 10th में जो पढ़ा उसी को रिवाइज करा रहा हूँ। ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेटा हो गया फोकस, और ये हो गया डबल ऑफ फोकस। सेम वे इधर भी फोकस, डबल ऑफ फोकस, फोकल लेंथ। इस पॉइंट को आप लिखते थे 2f, इसको लिखते थे f। अभी आपने नोट नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, उसके बाद डायग्राम बनेगा फाइनल। अगर हम एक ऑब्जेक्ट f और 2f में रखते थे, f और 2f में एक ऑब्जेक्ट रखें अगर, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बना था? कुछ बच्चे अगर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो। f और 2f में ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहां बनता है? बियॉन्ड 2f बनता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। जय, धृति, ग्रेस सभी ने आंसर दिया है, याद है आपको, इसका मतलब है। बाकी मैं करके भी दिखाता हूँ। आपको याद होगा कि जो रे फोकस में से क्रॉस करती है, ऐसे मैंने इसीलिए बोला था स्केल साथ में रखना आज आपने, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बन जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो रे निकलती है लेंस के सेंटर में से, उसको बिना मुड़े सीधे निकलना है। ये देखो बेटा, सेंटर में से जो निकलेगी वो बिना मुड़े सीधी निकलेगी। और जो इमेज है, इमेज वो बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ पे। ये 2f से आगे बना, पहले तो 2f से आगे बन गया। अच्छा, क्या ये साइज में बड़ा है? साइज में बड़ा है, मैं चेक कर। ये अपनी थी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओह, काफी बड़ा हो गया, जस्ट 1 मिनट। ये अपनी थी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी को उठा के मैं ना इधर लेके आता हूँ। ये देखो, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट थी और ये इमेज का साइज है, बड़ा इमेज बन गया। और जितना हम इसको एफ के पास लाते रहेंगे, एक और करके दिखाता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, रेड कलर से करता हूँ बेटा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं और पास में रख लेता, इतना पास में, एफ के और पास ले आता, फिर जो रे जानी है सॉरी थ्रू फोकस या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओ, वो भी ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे जो है ना, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होती है फोकस में से। ये मैंने फोकस में से पास कर दी, रेड वाले रेज पे ध्यान देना अब। और जो रे जाएगी बेटा सेंटर में से,
उसको तो सीधे निकलना ही होता है। ध्यान दो, मैंने सेंटर में से पास कराई, ये रेज यहाँ पे आके मिल रही हैं, तो अब की बार जो इमेज है ना वो बेटा यहाँ पे बनेगा और बड़ा बनेगा। जितना आप ऑब्जेक्ट को रखना f और 2f के बीच में है, जितना आप इसको फोकस के पास लेके आते रहोगे, जितना ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखोगे, उतना इमेज दूर भी बनेगा और बड़ा बनता जाएगा। तो हमने जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना अपना, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका रोल बेटा यही है इस माइक्रोस्कोप में। ऑब्जेक्टिव ने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एक रियल इमेज बड़े साइज का बनाना है राइट हैंड साइड पे। ये रियल इमेज है ना, जहाँ पे दोनों रेज आके इंटरसेक्ट करती हैं, उसको रियल इमेज कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अपना डायग्राम का यही है। ओके, अब मैं इसको हटाता हूँ और रे डायग्राम शुरू करते हैं। आपने मेरे साथ साथ बनाना है, आपने मेरे साथ साथ बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रेटिंग इसका 5 स्टार है। मैंने जो बताया था आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका रेटिंग दिया था 2 स्टार। उसके आने के चांसेस कम है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले टीचर ने रे डायग्राम से पहचान लेना है कि आप कितने पानी में हैं। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एक लेंस ड्रॉ करो। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के सेंटर को लिखेंगे C1। लेंस के दोनों तरफ जैसे अभी मैंने मार्क किया था ना F2F, इधर भी F&2F। क्योंकि इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसके फोकस को बोलेंगे FO, और डबल ऑफ फोकल लेंथ पे जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे 2FO। सेम डिस्टेंस पे इधर भी 2 पॉइंट मार्क करने जैसे मैंने अभी भी मार्क किए। और ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ हो गया। पहले इतना बनाओ बेटा, थोड़ा बड़ा बनाना, यानी कि हाफ पेज का बनना चाहिए। हाफ पेज में बनाइए, शुरू करिए बेटा धीरे धीरे। दोबारा बताऊं, दोबारा से। पहले लेंस ड्रॉ करो, लेंस ड्रॉ कर लो पहले। लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव। अब एक लाइन इसके सेंटर में से पास होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब दोनों साइड पे दो दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करके उनको FO 2FO, लेफ्ट पे भी FO 2FO, और ये डिस्टेंस जो है ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ को स्मॉल f से लिखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। आगे शुरू करूं? हाँ, इमेज नियर इन्फिनिटी नहीं आएगा। हाँ, जितना हम f के पास जाएंगे उतना बड़ा बनता जाएगा। तो कुछ हम इमेज को एनलार्ज करेंगे पैरेलल लेंस यूज करके। तो ऑब्जेक्ट को हम f और 2f के बीच में रखेंगे। अभी अभी जैसे ये डायग्राम ड्रॉ किया ना हमने, उस तरह चलना है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट AB। छोटा सा बनाना, ज्यादा बड़ा मत बना देना, छोटा सा, ठीक है। जो रेशो ऑफ साइज है ना यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपने इतना की बनाना है, सेम रेशो पे रखना है। तो अब एक रे जो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मैंने अभी समझाया, उसको फोकस में से क्रॉस करा दो, और जो रे निकालोगे लेंस के सेंटर में से वो सीधी निकल आएगी। और जहां पे ये दोनों रेज मीट करती हैं वहां पे इमेज बना A-B। पहले इतना कंप्लीट करो। F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करके एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको फोकस में से निकालना है। बेटा स्केल से करोगे तो सही बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। मैंने इसीलिए पहले अनाउंस कर दिया था, स्केल से ड्रॉ करना है। और जो रे जाएगी बेटा सेंटर में से उसको निकाल देना है सीधे। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे बनेगा इमेज,
ऑब्जेक्टिव का इमेज ए डैश बी। चलिए होप सभी का हो गया होगा। हाँ कुछ बच्चे का मैसेज है किसी का, डन, ठीक है, ओके। चलिए कोई प्रॉब्लम है किसी को बेटा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अभी भी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए डन हो गया सभी का, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं। बेटा इसकी टेक्निक है कि कौन सा लेंस पहले बनना है, कौन सी रे पहले ड्रॉ होनी है, इसके steps हैं। ठीक है, देख के नहीं बना पाएंगे आप, देख के बेटा मैं तो डायग्राम यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा कि बना लो, लगे रहो। इसके स्टेप्स हैं, और एक काम करना, इसको बेटा बाद में प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि जब आप बना चुके होंगे ना फिर आप भूल जाएंगे कि पहले क्या किया था फिर बाद में क्या किया था। बाकी वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, ये डालूंगा, दोबारा फिर देख सकते हैं। एग्जाम में जो डायग्राम है ना वही आपका समझो मिरर है कि आपका आंसर कैसा होगा, तो डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बनना चाहिए। चलिए अब अपने ना जितना ये जो दो रेज आगे की तरफ आ गई है ना, बढ़ गई है, एक लेंस इतना बड़ा ड्रॉ करो कि ये रेज उसमें से पास हो जाए। एक और लेंस यहाँ पे बनाइए इतना बड़ा कि ये रेज उसमें से चाहे एंड की तरफ हो जाए उसमें से क्रॉस करें। चलिए बन गया सभी का, आगे चलो। ओके, अब ये जो आपका इमेज है ना ए डैश बी डैश, फर्स्ट लेंस में ए बी का इमेज बनाया ए डैश बी डैश, अब इसके आगे एक और लेंस लगा दिया आपने, ये लेंस इसका इमेज बनाएगा। तो पहले वाले लेंस का जो इमेज है वो सेकंड वाले लेंस, जिसका हमने क्या नाम रखा, आई पीस, आई पीस, ठीक है। आई पीस के लिए यही ऑब्जेक्ट है। अच्छा अब आई पीस का जो फोकस है वो ये वाला पॉइंट है, फोकस इधर है, ये इसका सेंटर हो गया C2। एक फोकस इसका इधर भी आएगा नो डाउट, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब आपको एक रे जो लेंस के यहाँ से बहुत सारी रेज निकलेंगी ना, मैंने तो दो ही ड्रॉ किया ना बेटा, रेज तो बहुत सारी आ रही है, कोई इधर को जाएगी, कोई ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जाएगी, बहुत सारी रेज यहाँ से निकलनी है। जो रे जानी है लेंस के सेंटर में से वो तो सीधी निकलेगी। बना दो पहले तो ये वाली रे, पहले ये रे ड्रॉ कर लो, कर दी, ओके। अब एक काम करना, इस रे को ना आप डॉटेड, मैंने मैंने मेरे पास डॉटेड नहीं बनेगी, मेरे पास थिक बनेगी, इसको थोड़ा इधर को एक्सटेंड कर लो बेटा, यहां तक। आप डॉटेड में करेंगे, मैंने जो रेड ड्रॉ किया आप डॉटेड करेंगे इसको, थिक नहीं करेंगे, डॉटेड पीछे को ड्रॉ कर देंगे। कर लिया बेटा। अब आपने एक स्केल लेना है, स्केल, स्केल को ना बेटा देखो इस पॉइंट से शुरू करके इसके साथ जोड़ना, जो ऊपर वाली लाइन है बेटा देखो ध्यान से जो मैं कर रहा हूं, ऊपर वाली लाइन के साथ जोड़ना है। लेकिन ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो डॉटेड, लेफ्ट वाला पार्ट डॉटेड, राइट वाला थिक, लेफ्ट वाला पार्ट डॉटेड, राइट वाला पार्ट थिक। दोबारा देखो बेटा क्या किया हमने, ये जो लाइन ड्रॉ की थी ना C2 के थ्रू, उसको थोड़ा सा पीछे को एक्सटेंड कर लिया, आपकी मर्जी है थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, बस रफली 4 सेंटीमीटर कर लो, कर लिया। अब इस पॉइंट को इस ऊपर वाले पॉइंट के साथ जोड़ के यहां तक डॉटेड ड्रॉ करोगे, आगे ड्रॉ करोगे थिक। सेम वे एक और लाइन, सेम वे एक और लाइन, सेम पॉइंट से लेफ्ट वाला पार्ट डॉटेड, राइट वाला पार्ट थिक, ये दूसरी लाइन को टच करना है बेटा, देखो जहां मैं बना रहा हूं अभी, यहाँ पे ऐसे बनाना है। अब मैं जरा डायग्राम ओपन कर देता हूँ, एक्चुअल में क्या बनना था, जो मैंने ड्रॉ किया वो हटा रहा हूँ। आपने ऐसे बनाना है बेटा, देखो जरा,
हाँ, जहां पे ये सभी तीनों रेज मिल रही हैं 1 2 3, वहां पे बनेगा आई पीस का इमेज। दोबारा सुनो मैंने क्या क्या बोला बेटा। ऑब्जेक्टिव जो है ना, उसने ए बी का इमेज बनाया ए डैश बी डैश पे। ये अगले लेंस का है ऑब्जेक्ट, और यहां से जो रेज निकली 1 2 3, ये बाद में डाइवर्जिंग रेज बन जाती हैं और ऐसे लगता है कि ये सारी इस पॉइंट से आ रही हैं। तो बी डैश का इमेज बनेगा बी डबल डैश, और ए डैश का इमेज बनेगा ए डबल डैश। ओके, इसको हमने लेंस को फिर से पहले की तरह, क्योंकि इधर ह्यूमन आई आनी है ना, आई को मैक्सिमम बेटा सॉरी मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक ही दिखता है। तो ये जो इमेज है ये 25 सेंटीमीटर पे बनेगा। दिस डिस्टेंस इज 25। चलो अब जो बाकी चीजें लिखने वाली हैं वो भी ऐड कर दें। बेटा माइक्स को ना म्यूट रखना आपने, डिस्टर्ब हो जाएंगे बाकी बच्चे। हाँ जी, प्रीति का क्वेश्चन है कि एफ और 2f के बीच में बन रहा है। बनने तो कोई बात नहीं बेटा, जो लेफ्ट पे इमेज आया ना अभी ए डबल डैश बी डबल डैश, वो कहीं भी बन सकता है, उसका कोई टेंशन मत लो, कहीं भी बन जाए। हाँ हाँ, कहीं भी बनने तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें तो बेटा ए डबल डैश बी डबल डैश इस लेंस को भी लांग गया, आगे निकल गया, इधर आया हुआ है, इधर बन गया किसी का, वो भी चलेगा, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है बेटा। हाँ चलेगा चलेगा बेटा, वो भी करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां बनता है बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आई कहाँ रखनी है? बेटा आई तो कंप्यूटर के सामने रखनी है। आई यहाँ पे आएगी बेटा, इस जगह पे, यहाँ पे आई है, आप आई लिख दो बस, वही बहुत है। राइट आई, ई वाई ई लिख दो, चल जाएगा। अच्छा चलो आगे चलो आप बेटा। ठीक है, अब कुछ और डिस्टेंसेस मार्क करने हैं, फॉलो करो मुझे क्या क्या करना होगा। देखो, अगर हमने क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने बताया 25 है ना बेटा, अगर हमने इसी ऑब्जेक्ट को बिना लेंसेज की हेल्प से देखना हो, तो आई हमने यहाँ रखी हुई है ना, तो अगर हम बिना लेंसेज के देखते तो हम इसी ऑब्जेक्ट को रखते 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट वही है, उसी हाइट का है ए बी, ये जो मैंने लिखा ए डबल डैश बी वन ये सेम ही है। तो हमें मिलता एंगल आई पे अल्फा, इज इट? और यहाँ अब हमने लेंस यूज कर लिया दो, अब हमें एंगल मिल रहा है बीटा। तो बीटा और अल्फा का फिर से वही कंपैरिजन करेंगे पहले की तरह। एक्स्ट्रा हटा देता हूँ पहले, तो आपको जो लिखना है वही सामने आए। तो इसी ऑब्जेक्ट को ए बी को हमने 25 पे रखा, अगर हमने बिना लेंसेज की हेल्प से देखना है, उस केस में हमें एंगल मिल रहा था अल्फा बिना लेंसेज के। विद लेंसेज मिल गया एंगल बीटा। बेटा यहाँ पे अल्फा मार्क करो, इसको बीटा मार्क करो। जितनी हाइट ए बी की थी ना, उतनी हाइट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए डबल डैश बी वन ड्रॉ करो। अगर लेंस नहीं प्रेजेंट होते तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते, तो हमें एंगल मिलना था अल्फा। अब लेंस लग गए हैं तो हमारा इमेज यहाँ बन रहा है 25 पे, और एंगल मिल रहा है बीटा। इस डिस्टेंस को बेटा लेफ्ट पे आ जाओ जरा, इसको यू ऑफ ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ऑब्जेक्ट से जिसका हमने माइक्रोस्कोप से देखना है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है उसको लिखना है यू ओ, यू फॉर ऑब्जेक्टिव, लिख दिया। इसने इमेज बनाया यहाँ पे, इस डिस्टेंस को बोलेंगे वी ऑफ ऑब्जेक्टिव, वी ऑफ ऑब्जेक्टिव। डन। ये है यू ऑफ आई पीस। बेटा ये ऑब्जेक्ट है ना ए डैश बी डैश, सेकेंड लेंस के लिए, आई पीस के लिए, तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सेकेंड लेंस का, यू ऑफ आई पीस। और इसका इमेज बना डी पे, डी इक्वल टू वही 25 सेंटीमीटर पहले वाला, मार्क कर दिया।
और ये जो दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब। बेटा माइक्रोस्कोप में जो दो लेंस लगे होते हैं ना, वो दो लेंस में ऊपर लगा होता है ऑब्जेक्टिव और नीचे होता है आईपीस, और उसके नीचे वो प्लेटफॉर्म सा बना होता है स्लाइड रखने के लिए। ऐसे होते हैं ना माइक्रोस्कोप, ऑलमोस्ट, है ना। हाँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट और आईपीस के बीच का डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो ये डायग्राम वर्टिकल था, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है, इतना ही फर्क है। तो इस डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ना, जो कि v ऑफ ऑब्जेक्टिव u ऑफ आईपीस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द ट्यूब। चलो, डायग्राम में कोई डाउट है तो बेटा प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, डी का वैल्यू बेटा वही 25 सेंटीमीटर, सेम है, पहले वाला सेम है। हाँ जी, अनन्या क्वेश्चन है सर, एफ ई के आगे बी, सर डॉटेड इमेज एफ ई पॉइंट के आगे बन गया। बन सकता है बेटा, एफ ई के बाद ही बनेगा, एफ ई से लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, करेक्ट है बेटा। चलिए, तो डायग्राम होप सभी क्लियर हो गया होगा। मन सिमरन का क्वेश्चन है सर, इमेज सीन बाय आई विल बी हाईली एनलार्ज्ड। यस यस बेटा, तभी तो दो लेंस यूज किए। दो लेंस इसलिए यूज किए, मान लो बेटा इसने जो इमेज बनाया ना, वो मान लो था 5 टाइम्स इन साइज, दिस इमेज इज 5 टाइम्स दिस ऑब्जेक्ट, तो हमें एक मैग्निफिकेशन 5 का यहाँ से मिल गया। और मान लो बेटा इसने भी बड़ा कर दिया इमेज को 6 टाइम्स, इसने 6 टाइम बना दिया बड़ा, तो इसका 5 टाइम्स ये है और इसका 6 टाइम्स ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है ना, वो 30 टाइम्स हो जाएगा। दोनों की मैग्निफिकेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए, होप डायग्राम सबका बन चुका होगा। अच्छा, ये डायग्राम अभी भी ना आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि मुझे जो है, हाँ 30 टाइम्स जूम हो जाएगा बेटे, करेक्ट बेटा। तो ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे ही रहेगा, लेकिन छोटा हो जाएगा अब, क्योंकि मुझे डायग्राम में ना टैन वगैरह यूज करने हैं फिर से। तो अगली फिगर में, हाँ ये क्वेश्चन बेटा आपके ना बुकलेट में 12th क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में 12th क्वेश्चन। कोई बच्चा लिख देगा पेज नंबर कौन सा है, चैट बॉक्स में बेटा पेज नंबर लिख देंगे कौन सा है। पेज नंबर 39 है बेटा, अमनदीप बेटा, थैंक यू। पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 12 बुकलेट में बेटा। हाँ, समझ गए होंगे आंसर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विभू, जय, ग्रेस, तनिषा, सबका आंसर ठीक है बेटा। हाँ, इमेज की क्वालिटी नहीं इफेक्ट होगी बेटा, सिर्फ ना लाइट की क्वांटिटी ठीक रखनी पड़ती है। धृति बेटा 4th ऑप्शन आंसर नहीं है। अभी तो देखो हमने ना, क्वेश्चन है कुछ जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव वो कैसा इमेज बनाता है। ऑब्जेक्टिव से जो रेज आके निकली वो यहाँ पे रियली में इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहाँ पे एक्चुअली रेज आके इंटरसेक्ट करती हैं वो रियल इमेज होता है। तो ये इमेज रियल है, नो डाउट। हाँ जी, एनलार्ज्ड भी है, रियल एंड एनलार्ज्ड। हाँ, 3rd ऑप्शन आंसर है, ठीक है, करेक्ट बेटा। पेज नंबर बेटा 36 बोला बच्चे ने, मेरा ख्याल है शायद पेज नंबर 39 39 पेज पे है। चलिए, होप के कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अब डायग्राम आपकी स्क्रीन पे ही रहेगा, छोटा हो जाएगा बस। अच्छा, जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे कि अभी भी डायग्राम पूरा क्लियर नजर आ रहा है आपको। आप B1A" पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, इसीलिए क्लास बेटा आज ना लैपटॉप पे थी, क्योंकि जूम वाले उसमें फिर क्लैरिटी थोड़ी सी खत्म हो जाती है, उसमें ये पॉइंट्स आपको नजर नहीं आने थे। चलिए ठीक है, ओके। अब मुझे निकालना है एम, मैग्नीफाइंग पावर। ओके, तो एम जैसे पहले लिखा था हमने, ये बीटा जो एंगल हमें विद इंस्ट्रूमेंट मिला, डिवाइड बाय अल्फा जो विदाउट इंस्ट्रूमेंट मिल रहा था। एंगल फिर से छोटे हैं, तो अल्फा को tan अल्फा,
बीटा को tan बीटा, तो m इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा। चलिए अब युक्ति ने माइक ऑन करना है और बताना है कि tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू क्या लिखा जाए। युक्ति, युक्ति बेटा माइक को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। हाँ बोलो बेटा, tan बीटा को क्या लिखा जाए tan बीटा a dash b dash ना, a डबल डैश b डबल डैश a बड़ी double बात dash b double dash अपॉन, on a double dash c2 हाँ a डबल डैश c2 बिल्कुल सही। अच्छा tan अल्फा को क्या लिखेंगे, tan अल्फा ये यहीं से निकालना है। हाँ जी, tan अल्फा चलो अमानत बेटा आप बोलो जी, अमानत tan अल्फा, माइक अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। हाँ जी, हाँ जी बोलो बेटा, tan अल्फा को क्या लिखा जाए। सर अल्फा। ओ नहीं भाई, tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से इस ट्रायंगल से, हाँ काफी बच्चों ने आंसर ठीक लिख दिया है बेटा। मन सिमरन का ठीक है, श्याम का ठीक है, निधि का ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा इतना ही तो है। चलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मैंने बीटा लिख दिया बेटा, tan बीटा। tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर a डबल डैश b1 अपॉन बेस सेम है बेटा। इसको उल्टा करके लिख लें, इसी को उल्टा करके लिख लें, न्यू डिनोमिनेटर में है ना, तो c2 a डैश ऊपर और a डबल डैश b1 नीचे, और ये कैंसिल, चाहे यहीं पे कैंसिल कर दो आपकी मर्जी है। तो ये आया आपका a डबल डैश b डबल डैश, ये कैंसिल हो चुका है, अपॉन a डबल डैश b1। बट मैंने बताया था आपको a डबल डैश b1 वही है जो ये ऑब्जेक्ट था, एक ही बात है, ये और ये सेम है दोनों, तो इसकी जगह आप ए बी भी लिख सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करके हमने ए बी बना दिया। अब हमने क्योंकि ना मैग्निफिकेशन की टर्म्स में आंसर लिखना है, हो क्या रहा है हमारे पास ना फाइनल इमेज का साइज भी आ गया और ऑब्जेक्ट का साइज भी आ गया, लेकिन एक बीच में और जो इमेज बना था जो कि ऑब्जेक्टिव का था इमेज और आई पीस का था ऑब्जेक्ट, ये नहीं बीच में आया, तो इसको भी लाना है बीच में। तो इसको आप a डैश b डैश, ये जो बीच में मिस हो रहा है उसी से मल्टीप्लाई भी कर दो, ये सेम चीज लिखी हुई है पहले, इसको मैंने a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से कर दिया डिवाइड। बेटा इस स्टेप में और इसमें सिर्फ ये फर्क है, a डैश b डैश ऊपर भी लगा दिया, a डैश b डैश नीचे भी लगा दिया। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, यहां ध्यान से करना है। a डबल डैश b डबल डैश इज इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का इमेज है बेटा, ये है इमेज ऑब्जेक्टिव का, आई ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये जो है a डैश b डैश ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव का। इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज बेटा वो m का वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और इसकी बात करो बेटा, इसमें a डैश b डैश है इमेज ऑफ, ये मैंने गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पे आई पी सॉरी, वो सो सॉरी बेटा, a डबल डैश b डबल डैश इमेज बनाया आई पीस ने, और a डैश b डैश उसका ऑब्जेक्ट था। a डैश b डैश इज इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया a डैश b डैश, और a भी था ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज है।
तो इन दोनों रेशो को हम लिखेंगे m ऑफ आई पीस, इसको लिखेंगे m ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो जब मैंने पीछे आपको लेंस फॉर्मूला कराया डेरिवेशन, हाँ a डबल डैश b1 ab के इक्वल क्यों है बेटा? वो इसलिए है क्योंकि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को लेंसेज की हेल्प के बिना देखना था तो आई को यहां रखते, ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर पे रखते, तो हमें एंगल मिल रहा था अल्फा। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। बिना लेंसेज के देखना है तो 25 पे रखो, विद लेंसेज देखना है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों सेम हाइट के हैं। धृति क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, हाँ v बाई यू आएगा, बिल्कुल सही है बेटा। तो m ऑफ आई पीस वो तो पीछे आप निकाल चुके हैं बेटा। बेटा जब आपने ना पीछे डेरिवेशन किया, आज भी किया, एक सिंगल लेंस, उसके f और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट रखें और जो इमेज है उसको 25 सेंटीमीटर में बना लें, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर आज ही तो निकाली हमने दोबारा फिर से। तो आई पीस का मैग्नीफाइंग पावर जो है वो तो पुराना ही है, 1 प्लस डी बाई एफ, बस f की जगह f ऑफ आई पीस कर देंगे। जो आज फॉर्मूला ड्राइव किया पहले वही है। ऑब्जेक्टिव जो है उसका क्योंकि उसमें वो लीस्ट डिस्टेंस वाला चक्कर नहीं है, ऑब्जेक्टिव ने इसका इमेज यहाँ बनाया तो इसने कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया, वो होगा रेशो ऑफ v बाई यू, सॉरी बेटा, v बाई यू। ओके, तो v बाई यू में ना आप जरा ध्यान से देखो बेटा, वैसे तो v बाई यू जो है ना उसमें विद मतलब विद साइन पुट करना है उसको। C1 से इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे, राइट को मेजर होगा, वो पॉजिटिव आएगा। C1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, उसको माइनस लिखना है। बस बेटा डेरिवेशन में हॉक है कुछ नहीं, और इसमें आपने MO और ME को ना मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया। इसका यही आंसर है। जब आपने न्यूमेरिकल निकालना है तो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, माइनस VO बाई UO। जो ऑब्जेक्टिव था उसने इमेज कितना दूर बनाया, ऑब्जेक्ट कितना दूर था, वैल्यूज पुट कर दी, और इसकी फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में डी का वैल्यू वही 25 सेंटीमीटर पुट करोगे बेटा, आंसर निकला आएगा। चलो एक बार नोट डाउन करना शुरू करो बेटा, एक्स्ट्रा इंक मैं हटा देता हूँ और आपको एक बार दोबारा फिर से सारे स्टेप्स दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ऑल स्टेप्स अगेन। एम का वैल्यू था बीटा बाई अल्फा, पीछे का हटा देते हैं, दोबारा फिर शुरू करते हैं। अगर हम आई को यहां रखते हैं, ए बी को हमने बिना लेंसेज की हेल्प से देखना है, तो हम ऑब्जेक्ट को ना आई के और पास और पास और पास और पास 25 सेंटीमीटर में ला सकते हैं। तो हमें बिना लेंसेज के भी एंगल अल्फा तो मिल रहा है, लेंस लगाए तो हमें नया एंगल मिला बीटा। जो एंगल विद इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसको बीटा, और जो बिना इंस्ट्रूमेंट के मिलता है उसको अल्फा। एंगल छोटे हैं तो कोरस्पॉन्डिंग tan से रिप्लेस। tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू, एक ये नीचे को ट्रायंगल बना हुआ है C2 वाला, और एक ऊपर को बना हुआ है, यहां से निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। डिनोमिनेटर दोनों में बेस बेस सेम था, चाहे तो यहीं पे कैंसिल कर लो और लिख दो सीधा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश b1, या फिर इसको उल्टा करके लिख लो और इनको कैंसिल कर लो। लेकिन इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम थी, तो इसकी जगह हम AB लिखेंगे। एक स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये जो बीच में एक और इमेज बना था वो नहीं आया यहाँ पे, तो इसकी हाइट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये जो पहला टर्म है ये है साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीस। ये जो पुरानी मैग्नीफाइंग पावर थी ना पिछली डेरिवेशन वाली, आईपीस वाली, तो वही है। इसको हमने 1 प्लस डी बाई एफ ही लिखना है, एफ ई, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ को एफ ई लिखा हुआ है। और ये है इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव,
इज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। इसको हमने एज यूजुअल जो लेंस फॉर्मूला में लिखा था ना हमने, m इक्वल टू वी बाई ओ सॉरी यू, v बाई यू, वही लिखना है। और जब वैल्यूज पुट करेंगे ना तो वी ओ का वैल्यू प्लस में आएगा और यू ओ का वैल्यू माइनस में आएगा। बस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, m का फॉर्मूला निकला है। चलो पहले यहां तक पूरा करो बेटा, नोट डाउन। सर सेकंड स्टेप से बता दो प्लीज। सेकंड स्टेप बेटा कहाँ पे? ये ब्लू वाले से नीचे, ब्लू वाले से नीचे। हाँ इसको कैंसिल कर दो बेटा, हाँ जी। और इसकी जगह पे a डबल डैश b1 की जगह पे a b लिख दिया, फिर सर a डैश से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को एक और तरह से लिख सकते हैं। सर तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख रहा हूं। अगर अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बेटा अब जो मैं लिख रहा हूं, यानी आपने न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करना, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। मैंने बोला जितना इस ऑब्जेक्ट को फोकस के पास लाओगे ना, अभी बताया मैंने, उतना ये बड़ा इमेज बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है u ऑफ ऑब्जेक्टिव वो रफली फोकल लेंथ के बराबर होता है। इसको हम और पास और पास और पास यहाँ पे रखेंगे, और इसका जो इमेज है वो काफी दूर काफी दूर काफी दूर बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना VO, ये नियरली इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाता है रफली। लेकिन बता रहा हूं फिर से, न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला लगाना है, ये अप्रोक्सीमेशन के लिए है। तो आप VO की जगह L लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, और UO की जगह पे FO लिख सकते हो। ऐसा मैंने किस लिए लिखा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इन लेंसेज की फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए। ध्यान से सोचो जरा, हम चाहते हैं कि m का वैल्यू लार्ज आए, तो FO FE छोटे छोटे होने चाहिए कि बड़े बड़े होने चाहिए? चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ जी, दोनों दोनों स्मॉल होने चाहिए, बिल्कुल सही। FO FE दोनों डिनोमिनेटर में हैं, बोथ मस्ट बी स्मॉल। तो वही लिखने जा रहा हूं अभी, FO FE should be small so as to have more value of m। m का वैल्यू बड़ा रखने के लिए आईपीस ऑब्जेक्टिव दोनों की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, तो बढ़िया मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि इन दोनों में से किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, वो भी नोट कर लो। अगर आपको दो लेंस दे दिए जाएं, एक की फोकल लेंथ हो 1 सेंटीमीटर, एक की हो 2 सेंटीमीटर, आप यहाँ वैल्यूज पुट करके देखना, सॉल्व करके देखना ना। एक को 1 सेंटीमीटर दिया आपको, एक को 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कर दिया, दोनों की फोकल लेंथ कम है। तो आप थोड़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखना कि किस केस में m का वैल्यू बड़ा आता है। ट्राई इट योरसेल्फ, बाकी अपने आप करना। तो यू वुड कम टू नो कि FO का वैल्यू FE से भी छोटा होना चाहिए। यानी 1 सेंटीमीटर वाला लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव में डालोगे और 2 वाले को आई पीस में डालोगे। चलो ये भी जरा नोट डाउन कर लो नीचे वाला बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन है, टू मेक कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉलोइंग टाइप ऑफ लेंसेज आर यूज्ड। कौन सा ऑप्शन सही है? चैट बॉक्स में आंसर देंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। दोनों लेंस कॉन्वेक्स होने चाहिए, बिल्कुल सही है। सभी बच्चों का आंसर ठीक है बेटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बेटा, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा। मैं ना इनके स्लाइड्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? कुछ बच्चों का वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नोट करें कि ना करें। मैं आपको स्लाइड सेंड कर दूंगा सारी, ग्रुप में आज वाले लेक्चर की सारी स्लाइड आपको आ जाएंगी। चलिए ठीक है, डन, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, if in a compound microscope if objective produces an image IO and eyepiece produces an image IE, ऑब्जेक्टिव का इमेज IO, eyepiece का इमेज IE, then ऑप्शंस
अभी अभी हमने किया, डिस्कस किया। हाँ जी, देवेंद्र, नीति, खुशी, सबका आंसर ठीक है बेटा। पिछला आंसर ठीक है, नया आंसर बताओ। हाँ जी, कुछ ने आंसर 3 दिया है, 3 आंसर नहीं है, 3 आंसर नहीं है। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है। अर्पिता, मनसिमरन, जय, जैस्मी, सबका ठीक है बेटा, वेरी नाइस। तनिषा का ठीक है। थर्ड जिन्होंने दिया आंसर वो गलत है बेटा। देवेंद्र का ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसने रेज जो पास होने दी अपने में से, वो रेज यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है। लेकिन जो आई पीस में से रेज निकली वो डाइवर्जिंग रेज हैं, वो इधर जाके कहीं मिलती नहीं है और लगता है कि यहां से आई। तो ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्टिव का इमेज रियल, आई पीस का इमेज वर्चुअल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब सभी सबका आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, focal length of objective and eyepiece of a microscope are 4 centimeter and 8 centimeter respectively. इसमें जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो आपने यूज करना 24, और ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है ऑब्जेक्टिव लेंस से 4.5 सेंटीमीटर अवे। तो इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? और आपके ऑप्शंस हैं 18, 32, 64 एंड 20। चलो मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन को ना गाइड करता हूँ पहले क्या करना है। हमें दिया है कि जो ऑब्जेक्टिव है ना उसकी फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और इससे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 4.5 सेंटीमीटर अवे। तो आपका जो u है, u ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो हो गया -4.5। मैंने लेफ्ट को मेजर किया ना, नेगेटिव आएगा। और फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है हमेशा, उसको +4 लिखिए। आप इसको यूज करके जरा VO निकालिए, सॉल्व करो जरा, VO क्या आता है, सॉल्व फॉर VO। नहीं, क्वेश्चन नोट्स में नहीं है बेटा, ये नोट्स में नहीं है, मैं आपको इसलिए इसके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सभी स्लाइड के। हाँ जी, VO निकालिए जरा, क्या आता है, चैट बॉक्स में लिखेंगे VO। चलिए ठीक है बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।